तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना छोटा मास्टर। मेरा नाम है चिराग गढ़वालिया और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा द यूनियन पार्लियामेंट। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें हम अपनी यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन पार्लियामेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक आती है लोकसभा, एक आती है राज्यसभा और एक आती है हमारे प्रेसिडेंट। मतलब पार्लियामेंट तो हो गई हमारी लोकसभा और राज्यसभा, वो पार्लियामेंट में आएगी। और जो इसकी एक पूरी होती है ना यूनियन लेजिस्लेचर, तो यूनियन लेजिस्लेचर में पता क्या आती है? यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में आएगी लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरी आएगी हमारे प्रेसिडेंट। तो आएंगे हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं द यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन का मतलब हमारी सेंट्रल, यूनियन का मतलब हमारी कंट्री यानी कि जो इंडिया हमारी, तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर जो है, इस चैप्टर की थोड़ी सी रीडिंग करनी चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेडरल सेटअप इन इंडिया क्या है। और जो इंडिया के अंदर फेडरल सेटअप चलता है वो क्या है? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म क्या है कि इसके अंदर पावर किस किस चीज़ में डिवाइड रहती है? फेडरलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो फेडरलिज्म के अंदर पावर्स जो डिवाइडेड होंगे, ये हमारी पावर्स हैं। तो पावर्स डिवाइडेड होंगी सबसे पहली किसमें? यूनियन में, और दूसरी सब यूनिट्स में, जो यूनियन की सब यूनिट्स होती हैं उसमें। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यूनियन का मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि सेंट्रल में जो है इस टाइम वो बीजेपी की सरकार है। और जो सब यूनियन जो हमारी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके अंदर आएंगे हमारे स्टेट गवर्नमेंट आएंगी, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। और बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाली है वो आएंगी और बहुत सारी आएंगी। इसके अंदर जो छोटी छोटी गवर्नमेंट जो है, यूनियन से नीचे जो गवर्नमेंट आएंगे सारी सब यूनियन वाली आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर और चीज़ पढ़ते हैं हम। इसके अंदर और क्या लिखा है कि इन कंट्रास्ट टू अ फेडरल गवर्नमेंट, अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज द वन इन विच देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट विद द सब यूनिट्स बीइंग सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी एक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अंदर फेडरल, अब दूसरे हम पढ़ेंगे इसके अंदर फेडरलिज्म और दूसरे पढ़ते हैं यूनिटरी। तो यूनिटरी क्या चीज़ है, यूनिटरी के बारे में बताएंगे। तो ये है यूनिटरी। यूनिटरी के अंदर जो पावर्स होंगी, यूनिटरी के जो अंदर पावर्स होंगी, पावर्स किस चीज़ के अंदर? इसमें डिवाइडेड नहीं होती, इसमें सारी पावर होती है यूनियन के अंदर, यूनियन के पास। यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास ही सारी पावर्स होंगी और किसी के पास कोई पावर नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पूरे देश को चलाएगी। लेकिन जो हम इंडिया की जो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट होती है। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फेडरलिज्म, हम यूनिटरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब फेडरल गवर्नमेंट जो ये सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट का, अब इस सिस्टम के अंदर जो हमने पावर्स देखी थी, पावर कौन कौन सी हैं इसके अंदर? एक तो यूनियन वाली है, एक सब यूनियन है, ठीक है। अब जो हम अब पढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे पार्लियामेंट में जो फेडरलिज्म वाली है उसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो जो पावर्स अब जो हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर पावर्स कैसे कैसे डिवाइडेड होंगी ये देखेंगे हम। तो पावर्स सबसे तो यहाँ पे डिवाइडेड होगी यूनियन वाले के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। यूनियन गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो पावर्स होंगी वो होगी इसके अंदर डिवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, ठीक है। तो पावर्स किसके अंदर डिवाइडेड होंगी? फेडरलिज्म वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिवाइडेड होगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये दोनों ही, ये जो दोनों गवर्नमेंट है हमारी, ये दोनों अपने अपने स्फेयर्स के अंदर सुप्रीम है अपने हिसाब से।
वैसे तो सुप्रीम इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पूरे देश को चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के लिए अलग अलग बनाई जाती है। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने फंक्शंस के हिसाब से अपने आप में एक सुप्रीम चीज़ है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो और दूसरे नीचे जो उसकी गवर्नमेंट है उनसे सुप्रीम में आएगा, और इसके फंक्शन भी कुछ मतलब सुप्रीम लेवल वाले पावर वाले होते हैं इनके, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सुप्रीम इन इट्स स्फेयर्स, ये अपने स्फेयर्स के अंदर सुप्रीम होगा, और इसका भी यही है सुप्रीम इन इट्स स्फेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर, हाँ, वी आर फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन कैरेक्टर। ये एक मतलब एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है, इसे आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना। तो ये स्टेटमेंट है, वी आर फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन कैरेक्टर। तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि क्या है। अब इसका मतलब जो है वो है कि हम जो लोग हैं, जो हम भारत के जो नागरिक हैं, इंडियंस जो हैं, वो फेडरल नेचर के अंदर, वो अपने नेचर से वो फेडरल हैं, और उनका कैरेक्टर जो है वो यूनिटरी है। यानी कि फेडरल उनका नेचर कैसा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे डिवाइडेड है, एक तो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। लेकिन जो यूनिटरीन कैरेक्टर से क्या मतलब आ रहा है कि जो यूनिटरीन कैरेक्टर है इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब हमारे अंदर ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा है। जो स्टेट्स वाले जो लोग होते हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, मतलब ऐसे स्टेट वाले जो लोग हैं एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसे नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ब्रदरहुड ये रहता है, तो इसे हम कहेंगे भाईचारा ऑन टॉप, होता है भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है। तो ये था हमारी ये वाली स्टेटमेंट, आप लोग याद कर लेना, मतलब सही चीज़ है, इससे आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी कि फेडरल क्या है और कैरेक्टर क्या है। फेडरल किस चीज़ में डिवाइडेड थी पावर्स, ये जो पावर्स थी हमारे पास, पावर्स डिवाइडेड थे हमारी यूनियन पे और स्टेट पे। फेडरल का मतलब ये हो गया, कैरेक्टर का मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा ऑन टॉप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि लिस्ट के ऊपर कि लिस्ट क्या है, और उन लिस्ट के नाम लिखो और उन्हें डिफाइन करो। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द लिस्ट्स, नेम देम एंड डिफाइन देम। अब जो लिस्ट्स हैं हमारी, लिस्ट क्या हैं, जो जैसे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है, उनके जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस की एक तरह से जैसे लिस्ट होती है, ऐसा आप ऐसा समझो जैसे ये कोई लिस्ट है, ठीक है, ये कोई लिस्ट है हमारी। अब इस लिस्ट के अंदर जितने फंक्शन होंगे कि स्टेट, जैसे मान लो ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट वाली कोई लिस्ट हो गई, फिर ये इधर हमारी स्टेट वाली कोई लिस्ट हो गई, इधर ऐसे ये, ठीक है। तो इन फंक्शंस के ऊपर ही काम करेंगे, जो फंक्शन इन्हें यूनियन लिस्ट के अंदर मिले होंगे और स्टेट लिस्ट वाले, ठीक है। तो अब तो ये जो हमारी लिस्ट हैं, इनके ये लिस्ट क्या है, लिस्ट मैंने बता दिया आपको, ऐसे रहेंगी। और अब देखते हैं कि इन्हें नेम क्या क्या है इनके। तो पहली जो हमारी लिस्ट है वो है हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी जो लिस्ट है हमारी वो है स्टेट लिस्ट, तीसरी जो लिस्ट है हमारी वो है कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। तो आप लोग इन दोनों का नाम देखकर तो आपको पता ही चलेगा होगा कि ये इन लिस्ट के अंदर कौन कौन काम करेगा। यूनियन लिस्ट के अंदर करेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन हमारी
गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगी वो करेगी, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट के अंदर कौन करेगा, स्टेट आ रहा है तो स्टेट वाली गवर्नमेंट करेगी हमारी, गवर्नमेंट करेगी हमारी स्टेट वाली इसके अंदर काम। अब कौन करंट लिस्ट क्या है, कौन करंट लिस्ट में कौन काम करेगा हमारा, कौन करंट लिस्ट में काम करती है हमारी, यूनियन भी करती है और स्टेट भी करती है। ये यूनियन, ये जो यूनियन लिस्ट है इसका काम जो होगा वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट के अंदर जो फंक्शन होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करंट लिस्ट के अंदर जो फंक्शन होंगे उन्हें कौन कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट भी करेगी, ठीक है। तो ये दोनों करेंगे इसके अंदर, करंट लिस्ट का काम जो करेंगे यूनियन गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, यूनियन लिस्ट का यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट का स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, कि क्वेश्चन नहीं है मतलब ये सिर्फ नॉलेज के लिए एक चीज़ है कि आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या है तो वही देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन बन रहा है एक, मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मीनिंग क्या है, तो अमेंडमेंट एक तरह का चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी चेंज होगा उसे हम अमेंडमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या है, बस अमेंडमेंट का मतलब है चेंज। चेंज, चेंज कैसा, अमेंडमेंट के अंदर चेंज कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि चेंज कैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या तो किसी चीज़ को ऐड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। या तो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड की जाएगी, या यहाँ पे कुछ चीज़ हटा दी जाएगी, या यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करी जाएगी, क्या करके, किसी चीज़ को हटा के, यानी कि हटा ऐसे नहीं, पहले हटेगी फिर ऐड होगी, मतलब पहले या तो हटाई जाएगी फिर उसके बाद उसे हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ और चीज़। तो ये होते हैं कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इन्हें आप लोग कर लेना, ठीक है। अब कुछ पढ़ते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक आया है वो है लोकसभा। तो लोकसभा क्या चीज़ है, द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में करेंगे हम, क्या करेंगे, बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो जो ये लोकसभा नाम की जो चीज़ है लोकसभा, ये क्या है, इसे देख के क्या समझ में आ रहा है, इसके नाम को देख के सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है हमें कि लोक का मतलब जो होता है, लोक का मतलब होता है लोग, जनता, तो ये हो गए हमारे यानी कि पब्लिक जो होती है हमारी वो होती है लोक, सभा यानी कि मीटिंग जो होती है, तो ये हो गए लोकसभा। तो अब इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी, हाउस ऑफ द पीपल। अब ये कैसे बनी, लोग यानी कि पब्लिक, जो पीपल जो लोग हैं, तो पीपल ये हो गया, और सभा यानी कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, हम लोग हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउस ऑफ द पीपल, तो लोगों की जो सभा होगी, लोकसभा जो होगी वो होगी हाउस ऑफ द पीपल। अब ये चीज़ होगी लोकसभा, और इसे एक चीज़ और बोला जाता है, इसे बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस का कैसे पता लगाओगे, जो लो लिख रहा है ना लो, इस लो से हम पता लगा सकते हैं कि लोअर हाउस है, कैसे, तो लोअर हाउस, इसके अंदर आ रहा है LO, इसमें LO आ रहा है, इसके अंदर LO आ रहा है, तो लोअर हाउस ऐसे याद हो जाएगा, लोकसभा का मतलब हाउस ऑफ द पीपल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस इसके अंदर होता है डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इसके अंदर होते नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब होता है कि जब पब्लिक अपने आप वोट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस अलग चीज़ होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि जब एक पूरी मीटिंग बैठती है, वो मिलके एक आदमी को अपना वो बना देते हैं किसी चीज़ के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट का होता है ना, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ऐसे ही लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा का होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसका इलेक्शन के बारे में लिख देते हैं हम एक चीज़, इलेक्शन क्या होगा इसका,
इलेक्शन होगा इसका डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसकी टर्म देख लेते हैं, टर्म कितनी होगी। अब जो आपको पता होगा, जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का एक मेंबर है, तो लोकसभा का मेंबर है, तो पूरी जो लोकसभा चलती है, लोकसभा 5 साल तक चलती है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं ना, मतलब जब चुनाव होते हैं, तो उस टाइम पे पूरी की पूरी लोकसभा उस टाइम पे हमारी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि पूरी लोकसभा हमारी जो खत्म हो जाती है उस टाइम पे, उसकी टर्म जो खत्म हो जाती है 5 साल की, तो पूरी लोकसभा का वो चुनाव होता है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है तो पूरी लोकसभा का चुनाव होता है वो। तो टर्म क्या होगी इसकी? टर्म होगी इसकी 5 ईयर्स। ज़्यादातर जगह पे 5 ईयर से टर्म होती है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जो होते हैं वो होते हैं, कहीं एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी राज्यसभा के अंदर है 6 साल की, तो वो एक एक्सेप्शन है कि 6 साल की वहाँ पे टर्म होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर क्या चीज़ है? लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल है, इलेक्शन होगा डायरेक्ट इलेक्शन, टर्म होगी इसकी 5 साल की, हर 5 साल बाद इसके चुनाव होंगे। ठीक है, अब इसका और क्या देखते हैं, और क्या सिस्टम है इसका। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। हाँ, संविधान के हिसाब से 5 साल की इसकी टर्म होती है, मैंने लिख दिया। However, it can be dissolved before the expiry of its normal term by the president on the advice of the prime minister. अब ये जो है पहले भी इसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पहले भी खत्म हो सकती है। मैंने पहले डिसॉल्व बोला था। डिसॉल्व बोलने का मतलब होता है कि इसे ख़त्म कर देना बीच में से, डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया इसे। तो बीच में ख़त्म कैसे होगी? इसे कौन ख़त्म करेगा? इसे डिसॉल्व कौन करेगा? इस पर मैं एक क्लाउड बना देता हूँ। इसे कौन डिसॉल्व करेगा? डिसॉल्व कौन करेगा? डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे जब जरूरत पड़ेगी कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। और देखते हैं अब इसके अंदर क्या सिस्टम है। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी द पीरियड ऑफ द लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। अब जब कोई इमरजेंसी आ गई हमारे देश के अंदर, तो इमरजेंसी का वक्त क्या होगा? अब तो इमरजेंसी के वक्त में क्या होता है कि जब मान लो हमारे चुनाव होने 5 साल पूरे हो गए, इसलिए जो हमारी कोई लोकसभा बनी थी, लोकसभा के चुनाव हुए थे, अब उस लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चल रही थी, 5 साल हो गए हैं उसके अब, लेकिन उस टाइम पर कोई नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जब कुछ देश के अंदर कुछ ज़्यादा तकड़ी कुछ आपदा आ जाती है तो वो होती है नेशनल इमरजेंसी। जैसे अभी कोविड में आई थी, कोविड एक तरह से नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे कह सकते हैं हम उसे नेशनल इमरजेंसी। तो जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी हुई अब, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा कि जो हमारी लोकसभा होगी, अब उसके चुनाव होने हैं 5 साल बाद। अब 5 साल बाद कैसे होंगे कि अब तो 5 साल हो गए, लेकिन उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी, उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई है, 5 साल हो भी गए, तो अब चुनाव कैसे होंगे कि जब लोग बाहर नहीं निकल सकते घरों से, उस टाइम पे मान लो लॉकडाउन लगा दिया, अब लोग आके वोट नहीं दे सकते, तो जो लोकसभा होगी उसकी जो टर्म होगी 5 साल की, उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब उसे एक्सटेंड कैसे करेंगे? जो लोकसभा है इसकी जो क्या कहते हैं इसे, टर्म जो है इसकी, उसे एक्सटेंड कैसे करा जाएगा? 5 साल की टर्म होती है, ठीक है, 5 साल की टर्म होती है। कितने साल की होती है? 5 साल की। अब अगर मान लो इमरजेंसी लगी हुई है, अब ये वो तो दे नहीं सकते, अब हम इसके अंदर चुनाव तो हो नहीं सकते, तो एक टाइम पे अब इमरजेंसी लग रही है, चुनाव नहीं होंगे, तो अब एक बार इसकी ये एक्सटेंड होगी, तो एक बार में कितने साल तक एक्सटेंड हो सकती है? 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। कैसे? 5 + 1 तो कितने हो गए? अब ये 6 साल, तो अब ये 6 साल की हो गई। लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी चल रही है और उस टाइम पे हो गए, मान लो कि हो गए 5 + 1 6 साल के, अब ये 6 साल तक चलेगी। अब इन्होंने कह दिया कि 6 साल तक चलेगी, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी बीच में हट जाती है, अब 6ठे साल तक नहीं पहुंचती, बीच में हट जाती है, बीच से भी और पहले हट जाती है, यानी कि आधा साल भी नहीं हुआ, ये जो पहली साल चल रही थी इसके अंदर अगर अभी आधा साल भी नहीं हुआ, हाफ ईयर भी नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा कि 5 + ½ ईयर्स, उसके बाद भी इसमें चुनाव हो सकता है। तो अगर क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी अगर हट गई, जल्दी हट गई, ठीक है, अगर ये जल्दी हट गई तो 5 साल तो वैसे हो गए इनके,
जो पहले हुए थे, लेकिन अब इमरजेंसी की वजह से इसमें हाफ ईयर का भी हो सकता है, तो आधे साल के बाद इसमें चुनाव हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं हमारी 5.5 ईयर्स की भी, हम इसे कह सकते हैं। तो कैसे होगा ये शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। 5 साल थे इनके, पहले से ही 5 साल की होती है लोकसभा, ठीक है, 5 साल की लोकसभा होती है। अब इमरजेंसी लग गई, वोट नहीं दे सकते, 1 साल तक के लिए और बढ़ा दी, यानी कि अभी कर दी हमने 6 साल की। अब इमरजेंसी लगी हुई है, अब इमरजेंसी हट भी गई कुछ दिन बाद, मान लो चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 5 मई को मान लो वो लगी, 5 मई को इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी लगी 5 मई को, ठीक है। अब 5 मई को इमरजेंसी लग गई, चुनाव होने थे इसके, चुनाव होने थे मान लो इसके 10 मई को इसके चुनाव होने थे, तो 10 मई को होने थे इसके इलेक्शन। लेकिन अभी जो है वो लगी हुई है इमरजेंसी, 10 को होने थे इसके इलेक्शन, ये मैंने लिख दिया 10 को इसके इलेक्शन होने थे। अब इलेक्शन नहीं हुई, और अब ये कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी इन्होंने, +1 ईयर कर दिया, 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब कह दिया है कि 1 साल तक एक्सटेंड हो गई है, लेकिन अब क्या होगा इसके अंदर की जब 10 मई हो गई, अब मान लो इसकी जो ये है कि अब हो गई इसके 10 जून को मान लो इसकी जो है इमरजेंसी हट गई। अब 10 जून को इसकी इमरजेंसी अब हट गई है। अब 10 जून को इमरजेंसी हट गई, तो अभी तो पूरा 1 साल हुआ भी नहीं है और आधा साल भी नहीं हुआ अभी, तो अब क्या होगा, आधा साल से ज़्यादा भी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा कि अब इसे पहले इसकी आधी साल कंप्लीट करने देंगे, पूरी 1 साल नहीं ले जाएंगे, अब इसकी सिर्फ आधी साल कंप्लीट करने देंगे, तो 5 + हाफ ईयर का होगा उस टाइम पे क्राइटेरिया जो होगा, तो फिर होगा ये 5.5 ईयर्स का। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक बार पीछे करके फिर से समझना, जब भी नहीं आए तो एक बार फिर से पीछे करके तब समझ लेना, ठीक है। अब एक बार और अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है हमारी 550 मेंबर्स की, ये भी मैं लिख देता हूँ एक बार। तो जो लोकसभा है, लोकसभा क्या है, सिस्टम है लोकसभा का, लोकसभा के मेंबर्स जो होंगे मेंबर्स जो होंगे 550 मेंबर्स होंगे, ठीक है। देखो लोकसभा का सिस्टम तो है, पर लेकिन पांडा गैंग ओपी है, लोकसभा का बेसिक सिस्टम वो पांडा गैंग ओपी है। तो ये हो गया हमारा 550 तक की इसकी मेंबर्स जो होते हैं, इसके 550 मेंबर्स होते हैं इसके मैक्सिमम। अब देखते हैं हम इसके अंदर की अब क्या है कि अब जो मैं अब आपको बात बताऊंगा वो सिर्फ नॉलेज के लिए होगी, वो एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं आती है, तो बस इसे वैसे सुन लो कि कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया से इसके अंदर लोग आते हैं मेंबर बनने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। अब सुन लो, उत्तर प्रदेश इज रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय 80 मेंबर्स। उत्तर प्रदेश से आते हैं 80 मेंबर्स, ठीक है। क्यों आते हैं उत्तर प्रदेश से 80 मेंबर्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश है बड़ा राज्य है, यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से आते हैं, पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर 80 लोग आते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से। फिर महाराष्ट्र सेंस 48 मेंबर्स, अब महाराष्ट्र की कम है तो महाराष्ट्र भेजेगा 48 मेंबर्स। फिर गोवा की, मणिपुर और मेघालय 2 ईच, अब गोवा से सिर्फ 2 लोग आएंगे, मणिपुर से सिर्फ 2 लोग आएंगे, मेघालय से सिर्फ 2 लोग आएंगे, ठीक है। और एंड मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम 1 ईच, मिजोरम से 1 आएगा, नागालैंड से 1 आएगा, सिक्किम से 1 आएगा, ठीक है। अब द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली सेंड्स 7 मेंबर्स टू द लोकसभा, तो जो हमारी दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है वो सिर्फ 7 मेंबर्स भेजती है अपनी लोकसभा के अंदर, 7 मेंबर्स भेजते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। अगर वो चीज़ नहीं होगी हमारे पास तो हम क्वालिफिकेशन हमारी पूरी नहीं है लोकसभा का मेंबर बनने की, तो हम लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकते। एक बार हम इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो कि जरूर आएगी एग्जाम के अंदर, तो इसे देख लेना बहुत कैडी तरीके से। तो देखो जल्दी जल्दी अब तुमने तो जब कलियां, गाने भूल जाता हूँ यार मैं, जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो क्वालिफिकेशन देखते हैं इसकी मेंबरशिप की क्या क्या होंगी। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस तो सबसे पहले क्या होगी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए गुरुजी। ठीक है जी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर दूसरी क्या होगी, दूसरी देखते हैं हम, 25 साल तक की एज होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 25 ईयर्स ऑफ एज। इससे कम होगी तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा होगी तो बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, अब 25 ईयर्स ऑफ एज हो गई। अब इलेक्टोरल रोल के अंदर जरूर कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो शुड हैव हिज और हर नेम इन इलेक्टोरल, इन स्पेलिंग गलत हो गई, इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ सम पार्ट ऑफ कंट्री। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो नाम होगा, नाम होना चाहिए पहले से, कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल के अंदर इनका नाम होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। कहीं भी इन्होंने कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि पहले से पॉलिटिशियन होने चाहिए ये। तो ये इनके ये भी एक क्वालिफिकेशन थी। अब और अगली क्वालिफिकेशन हम देखेंगे क्या है। हाँ, तो शुड नॉट शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, वन हु कैन नॉट पे हिज डेट। जो अपना डेट नहीं चुका पाते हैं उन्हें कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या क्वालिफिकेशन है, हाँ, शुड नॉट होल्ड any office of profit under गवर्नमेंट। और जो है गवर्नमेंट के अंदर ये कहीं भी गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट ना ले रहे हो, ये भी चीज़ देखी जाएगी। तो ये भी क्वालिफिकेशन है। अब इसके बाद देखते हैं कि वो एक क्रिमिनल भी नहीं होने चाहिए। क्रिमिनल नहीं होने चाहिए जी, वे क्रिमिनल होंगे तो वो देश को क्या संभाल लेंगे। ठीक है, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। और क्या चीज़ है हमारी, अनसाउंड माइंड भी नहीं होने चाहिए। अब अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जैसे किसी के अंदर कम दिमाग है, कोई पागल है, मंदबुद्धि है, मोटा दिमाग है किसी के अंदर। हमारे इधर की भाषा में मोटा दिमाग बोला जाता है किसी मंदबुद्धि को। तो अगर किसी के अंदर मंदबुद्धि है तो उसे कहेंगे अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो लोकसभा का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हुए अब हम कहाँ पहुँचते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना हमेशा अपनी ज़िंदगी में, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो हमेशा एक फाइनल डिसीजन होता है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो एक फाइनल डिसीजन होता है। कैसा डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है हमारा, जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन का कोई ओपिनियन, अगर इलेक्शन कमीशन कोई ओपिनियन दे रही है और उसके ऊपर अब प्रेसिडेंट को कोई फैसला सुनाना, कोई डिसीजन देना है अपना, तो प्रेसिडेंट ने डिसीजन दे दिया तो वो एक फाइनल डिसीजन है। अब उसके बाद कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। तो ये होती है पावर एक प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ नहीं रहे लेकिन फिर भी बता दिया, पूंछ काटो। अब आगे देखते हैं वैकेशन ऑफ सीट्स। वैकेशन ऑफ सीट्स का मतलब क्या होता है, वैकेशन ऑफ सीट्स का मतलब होता है सीट को खाली करना। ठीक है, अब इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो वैकेशन ऑफ सीट्स देखते हैं हम क्या है। वैकेशन ऑफ सीट्स, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत सुंदर आ रही है मेरी।
कंपटीशन नहीं है तेरे यार, तो कोई कंपटीशन नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है, ठीक है। तो वैकेशन ऑफ सीट्स क्या है, वैकेशन है हमारा खाली, खाली है, ब्लैंक है कतई। वैकेशन मतलब होता है खाली, सीट मतलब होता है सीट, कोई सीट खाली होती है उसे कहते हैं वैकेशन ऑफ सीट। अब वैकेशन ऑफ सीट कब होगी, वैकेशन ऑफ सीट जब होती है जैसे किसी की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर जो है रेजिग्नेशन दे देता है अपना, तो इस तरीके से हमारी वैकेशन होती है सीट्स की, सीट्स खाली हो जाती हैं। तो वैकेशन ऑफ सीट्स के अंदर जो रेजिग्नेशन देते हैं लोग, रेजिग्नेशन कैसे देंगे, तो मान लो किसी को रेजिग्नेशन देना है अपना, रेजिग्नेशन कोई लोकसभा का मेंबर है वो रेजिग्नेशन देना चाह रहा है, वो नहीं कह रहा, वो नहीं चाहता कि उसे जो है लोकसभा का मेंबर बन के अब रहना है, तो किसे देगा रेजिग्नेशन, वो देगा जो लोकसभा को चला रहा है, जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है, स्पीकर है। स्पीकर को हम क्या कह सकते हैं, चेयरपर्सन कह सकते हैं। तो स्पीकर जो है हमारा, स्पीकर को वो रेजिग्नेशन देंगे तो तब जाकर उनका रेजिग्नेशन अगर वो साइन करेंगे तो ठीक है, मुझे लो। तो यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर्स में से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नींद आ रही है यार, 1 बज रहा है रात का, मैं मजाक कर रहा हूँ, 1 नहीं बज रहा, 12 बज रहे हैं, ठीक है। और हाँ, तो रेजिग्नेशन जो अगर कोई मेंबर देना चाह रहा है, रेजिग्नेशन अगर कोई मेंबर देना चाह रहा है तो किसे देगा, किसे देगा, चेयरपर्सन को देगा। चेयरपर्सन को हम और क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर यार याद रख लो, मुझे तो स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगता है ना, स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगता है, चेयरपर्सन इतना अच्छा नहीं लगता, स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्पीकर जो मर्जी को याद कर लेना, रेजिग्नेशन किसे देंगे, चेयरपर्सन स्पीकर को। ये कौन होते हैं, ये हमारे भाई साहब कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रिसाइडिंग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। ये हमारे होते हैं लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि हेड होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है हेड। तो जो होते हैं ये होते हैं रेजिग्नेशन, कोई मेंबर अगर मेंबर कोई रेजिग्नेशन देना चाह रहा है तो इन्हें देगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स क्या हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज करी जाती हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि जब पार्लियामेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी, उसके अंदर प्रोसीजर क्या होते हैं, तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो क्या है, सेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इनके सेशंस होते हैं, सेशन को कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है, यानी कि समन कौन करता है, प्रेसिडेंट समन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, प्रेसिडेंट समन्स, समन्स each house of the meeting। तो समन्स क्या है, अब ये समन्स मतलब होता है कॉल करना, यानी कि इन्हें बुलाना मीटिंग के लिए। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन इन्हें हेड करने का काम दोनों हाउसेज में, इसमें लोकसभा में राज्यसभा में, दोनों में अलग अलग आदमी होते हैं जो इन्हें हेड करते हैं। लोकसभा का मैंने बता दिया स्पीकर है, जब राज्यसभा का जब बताऊँ जब राज्यसभा पढ़ोगे, अगर अभी बता दूंगा तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जी आगे क्या लिखा है, अब और पढ़ते हैं। कोरम के बारे में पढ़ते हैं, कोरम क्या चीज़ है। तो कोरम क्या होता है, कोरम एक मिनिमम नंबर होता है कि जिसकी वजह से हमारी जो है मीटिंग हेल्ड हो सकती है, यानी कि मीटिंग तभी होगी अगर इतना कोरम प्रेजेंट होगा हमारे हाउस के अंदर। तो कोरम कितना होगा, कोरम इतना होगा, अब देखते हैं कितना होगा, ठीक है। कोरम के बारे में पढ़ेंगे गाइज, गाइज कोरम के बारे में पढ़ते हैं गाइज, गाइज, गाइज कितना अच्छा क्यों बनाया है ना। कोरम के बारे में पढ़ते हैं गाइज। कोरम क्या है गाइज, कोरम है एक मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ of members, minimum number of strength of members cause of which a meeting can be conducted।
मतलब कोरम क्या होता है कि अगर इतने इंसान, अगर इतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है किसी हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, तो अगर इतने प्रेजेंट हैं नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। कम से कम जो एक स्ट्रेंथ होती है, कम से कम जो लोग होते हैं तो वो होगा। तो कितना होगा कोरम, कितना होना चाहिए, अभी ये चीज़ देखेंगे। तो कोरम दोनों चीज़ के अंदर आता है हमारा, राज्यसभा के अंदर भी लोकसभा के अंदर भी। कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स कॉज ऑफ विच अ मीटिंग कैन बी कंडक्टेड। तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं हमारे और लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं हमारे 250 मेंबर्स, इसके अंदर मेंबर होता है हमारे 550 मेंबर, ठीक है। और कोरम का, कोरम क्या होता है, कोरम क्या होता है, अगर 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, 1/10 मेंबर जो हैं टोटल मेंबर्स के, अगर 1/10 प्रेजेंट हैं तो हमारी जो है कोरम, ये 1/10 हमारा कोरम होता है। अगर 1/10 से कम प्रेजेंट है तो मीटिंग नहीं होगी, 1/10 से अगर ज़्यादा है या 1/10 है तो फिर मीटिंग हो सकती है। तो 550 का 1/10 कितना होगा, तो करके देख लो, ठीक है। 550 इंटू 1/10, तो 10 0 से 0 कटा, तो ये होगा हमारा 55 मेंबर्स इसका लोकसभा का कोरम। और अगर मैं इसका करूँगा 250 का, 250 इंटू 1/10 तो कितना होगा, 0 से 0 हटा तो 25, तो ये होगा इसका 25 कोरम। यानी कि लोकसभा के अंदर मैक्सिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 55 मेंबर्स होने चाहिए एक मीटिंग के लिए, और राज्यसभा के अंदर 25 होने चाहिए। अगर 55 से कम है लोकसभा के अंदर तो मीटिंग नहीं होगी, 25 से कम है राज्यसभा के अंदर तो मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आर के बारे में देखते हैं। अब क्वेश्चन आर क्या है, हटाओ बहुत जल्दी करके, नींद आ रही है यार। क्वेश्चन आर के बारे में देखते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन आर क्या है, क्वेश्चन आर मीटिंग शुरू होने का पहला ऐसा घंटा होता है जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं इस वाले में। कब से कब तक का होता है ये, 11 बजे से सुबह कह लो, दोपहर क्या, 11 बजे से, यानी कि 11 AM से लेके 12 PM तक का होता है ये। तो इसे मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर किस चीज़ के लिए आता है, स्पेशली फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्यों होता है सिस्टम, है जी, स्पेशली फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है एक, तो है ना। और मीटिंग का पहला घंटा होता है फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग, ठीक है। बिजनेस भी कहते हैं मीटिंग को, इसके अंदर बिजनेस भी बोलते हैं, जो मीटिंग होती है ना इनकी, इसे बिजनेस भी बोलते हैं। फिर ये हो गया। और कब से कब तक होता है ये, 11 बजे से होता है, 11 बजे से 11 AM से 11 AM टू 12 PM, ठीक है। 11 AM टू 12 PM तक ये होता है क्वेश्चन आवर। अब हो गया, बस इतना ही था इसके अंदर, और क्या बताऊं। एक चीज ये देखो कि जो हमारे जो मिनिस्टर्स क्वेश्चन पुट करते हैं क्वेश्चन आवर के अंदर, तो जो उन्हें अधिकार दिया गया है उस अधिकार का नाम क्या है। तो अधिकार जो है उसका नाम देखते हैं क्या है। तो अधिकार राइट टू क्वेश्चन, राइट टू क्वेश्चन क्या है जी, राइट टू क्वेश्चन है, जो राइट टू क्वेश्चन है इसकी जो एक टर्म, मतलब कि इसके लिए जो एक टर्म यूज होती है उस टर्म को हम बोलते हैं इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन को ऐसे याद करोगे, हो सकता है आ जाए एग्जाम में, कैसे याद करोगे राइट टू क्वेश्चन को। अब जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा भाई, 11वीं क्लास में हो तो। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अंदर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ग्रामर में हम पढ़ते हैं जब, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं मुझे। तो अब क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हो कि इंटरपेलेशन इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव के अंदर इंटर आ रहा था, तो इंटरपेलेशन के अंदर इंटर आ रहा है, तो इंटर से इंटर कर लो, तो इंटर से इंटर कर लेना पहले, अपनी जो है, ओ सॉरी आप 11वीं में थोड़ी, आप तो 12th में हो, हाँ, तो 2 साल बाद आप अपनी इंटर कर लेना। तो इंटरपेलेशन होता है इसका मतलब राइट टू क्वेश्चन, यानी कि इंटरपेलेशन सिस्टम पढ़ दो, ठीक है। अब और आगे देखते हैं हम।
क्वेश्चन आर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस के भी 3 टाइप होते हैं, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। इतने क्वेश्चंस तो किसी ने नहीं पूछे होंगे जितने क्वेश्चन से मिनिस्टर लोग पूछ लेते हैं एक दूसरे से। तो थोड़ा सा आपने भी नहीं पूछे होंगे अपने टीचर से, भाई सब डरते हैं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे डरना नहीं चाहिए वैसे, हम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि हमारे तो कमेंट सेक्शन खुले रहते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, पहला होता है हमारा स्टार रेड क्वेश्चन, दूसरा होता है हमारा अनस्टार रेड क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा स्टारड क्वेश्चन हो गया, अनस्टारड क्वेश्चन होगा। तीसरा कौन सा होता है भाई हमारा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे एग्जाम में तो आई नहीं थी, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसे कर लेना। अब मैं बताता हूँ, ये तो होगी इसके टाइप। अब इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको क्या होता है। स्टारड क्वेश्चंस आर दोज टू व्हिच अ मेंबर विशेस टू हैव एन ओरल आंसर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, such questions are indicated by an asterisk mark, supplementary questions may be asked after replies to such questions are given by the ministers। इसके अंदर क्या पूछा है, अब क्या पूछा गया ना सर, क्या बताया है स्टारड क्वेश्चंस के बारे में। तो मान लो किसी एक मिनिस्टर ने जो है क्वेश्चन पूछा, हम पढ़ रहे हैं स्टारड क्वेश्चन, अभी कोई एक मिनिस्टर है, ठीक है, ये कोई एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने कोई क्वेश्चन पूछा किसी और मिनिस्टर से, ठीक है। तो ये कोई और मिनिस्टर है हमारी, इससे कोई हमने क्वेश्चन पूछ लिया, इसने कोई इससे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कैसे पूछा, अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन इसने बता दिया। तो स्टारड क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएंगे जो कि क्या होंगे, ये चाहता है कि जो दूसरा वाला मिनिस्टर है ये इसे ओरल फॉर्म में आंसर दे, रिटन फॉर्म में नहीं, ओरल फॉर्म में आंसर दे, यानी कि बोल के आंसर दे। तो इसके अंदर क्या सिस्टम होगा, अब मैं इसे हटा देता हूँ। तो इसके अंदर सिस्टम होगा ओरल आंसर, इसमें जो ओरल आंसर चाहता है, जो हमारा क्वेश्चनियर होता है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछता है तो ओरल आंसर चाहता है इसके अंदर, ठीक है। तो अनस्टारड क्वेश्चन में क्या होगा, अनस्टारड क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होगा, रिटन आंसर होंगे इसके अंदर। तो अब मैं बताऊंगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं जब किसी अर्जेंट इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई मिनिस्टर क्वेश्चन पूछता है किसी दूसरे मिनिस्टर से, उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और इसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि जो ये चाहता है, जो पूछ रहा है अर्जेंट इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर देगा वो उसके ऊपर बात है कि वो उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करता है या फिर उस क्वेश्चन को वो डिनाई करता है, यानी कि उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अर्जेंट इंपॉर्टेंस वाले इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, अर्जेंट इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। और क्या था, अर्जेंट इंपॉर्टेंस के ऊपर इसके अंदर क्वेश्चंस थे। और इसके अंदर एक सिस्टम क्या था, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, अर्जेंट इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हो गए। और इसके अंदर था हाँ कि जो आंसर होगा, अगर ये कोई आंसर है हमारा, ये आंसर है, ठीक है, आंसरर है, ये जो आंसर देता है उस आंसरर कहेंगे, आंसरर है। अगर ये नहीं अगर ये चाहता है तो एक्सेप्ट कर लेगा इस क्वेश्चन को, अगर ये चाहता है कि इसका आंसर देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं चाहता आंसर देना तो इसे डिनाई कर देगा। तो एक्सेप्ट और डिनाई ये हमारे किसके हाथ में है, आंसरर के हाथ में है सिस्टम, ठीक है। हाँ चलो और क्या देखते हैं हम, और सुनाओ क्या हाल है सबके, अब देखेंगे बाद में, पहले अपने हाल बताओ क्या हाल है। जीरो आर, हाँ जीरो आर के बारे में पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन आर पढ़ा था अभी, तो अब जीरो आर के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो जीरो आर क्या होता है, जीरो आर सिस्टम होता है अपना। जीरो आर होता है हमारा 12 बजे से लेके 12 PM से लेके कहाँ तक, 12 PM से लेके होता है 1 PM तक, 1 घंटे का होता है ये भी, 12 PM से लेके 1 PM तक का होता है, ठीक है। इसे जीरो आर कहेंगे, जीरो आर सिस्टम है।
ओके, अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर ना, जब मीटिंग होती है इनकी, तो मीटिंग के अंदर मोशंस भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं इसमें? मोशंस भी होते हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ मोशंस देख लेते हैं हम लोग क्या होंगे टाइप्स ऑफ मोशंस। मैं सोच रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ मोशंस से लेके और आपको जो है स्पीकर तक का, टाइप्स ऑफ मोशन से लेकर स्पीकर तक का मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में पढ़ाऊँ। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। 0 आवर पर हम इसे एंड करते हैं। टाइम भी हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा। हाँ 1 बज रहा है, सही है 1 बज रहा है ना। तो 12 PM से 1 PM तक होगा ये 0 आवर। इस जो हमारा लेक्चर था ये हमारा ख़त्म होता है 0 आवर पे। तो इसलिए अब हम इस चैप्टर करते हैं ख़त्म, चैप्टर नहीं सॉरी लेक्चर को करते हैं ख़त्म। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस से लेकर अपने स्पीकर तक पढ़ेंगे। उससे अगले वाले में पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो आप सभी अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने कुछ डाउट हो कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को ताकि लोग दूसरे लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को। बाकी अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए गुड बाय।